अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका दोस्त ज़ीशान उमर। इल्म व दानिश बुक हम उसके मॉडल पेपर्स कर रहे थे। इससे पहले 6 मॉडल पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं। आज 7वां मॉडल पेपर है हमारा। उसका पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कार्नेगी यूनिट्स आर कंस्टिट्यूटेड फॉर स्टूडेंट्स टू अकम्प्लिश मिनिमम हाई स्कूल प्रिपरेशन। सबसे पहले हमें देखना है कि कार्नेगी यूनिट्स क्या हैं। कार्नेगी यूनिट्स एक ऐसा पैमाना है कि जिसमें हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट को कितने अरसे के लिए पढ़ता है, कितने टाइम के लिए पढ़ता है, तो इसको कार्नेगी यूनिट्स का है। और यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि हाई स्कूल में जो एक स्टूडेंट है वो अपने जो उसने वहाँ पे कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए होगा, तो 14 जो है उसे चाहिए होंगे, 14 ईयर्स उसे चाहिए होंगे अपनी जो हाई सेकेंडरी के लिए कार्नेगी के यूनिट्स के नज़दीक। कार्नेगी जो है ये 1906 में यूएसए में ये डेवलप किया गया था। और द फादर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, तो जॉन डेवी जो है वो फादर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है। और प्रोग्रेसिविज्म का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया, प्रैग्मैटिज्म में भी, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म में भी इनका बहुत किरदार है। For in the province of पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड वार्ड एस्टेब्लिश, जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है ये 1962 में ये इसको जो एस्टेब्लिश किया गया। और 1959 की जो एजुकेशन कमीशन था उसमें इसको डिसाइड किया गया कि हम जो है एक टेक्स्ट बुक बोर्ड बनाने जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन ऑफ एजुकेशनल आउटकम इज़ कॉल्ड। आउटकम की बात जब हो रही होती है तो इसका मतलब है कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है कम्युनिकेशन ऑफ एजुकेशन आउटकम के कितना एक एजुकेशन के मतलब जब बता रहा होता है कि हमने कितनी आउटकम हासिल की, तो ये जो बातें कर रहे होते हैं इसको रिपोर्टिंग कहते हैं, एजुकेशन रिपोर्टिंग। सिक्स क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग क्वालिटेटिव डाटा इनटू क्वांटिटेटिव फॉर्म इज़ कॉल्ड, इसे मेजरमेंट कहते हैं। देखिए हमने टेस्ट की तारीफ पढ़ी थी। टेस्ट क्या होता है कि टेस्ट ए सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए, बिहेवियर को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमने जो है ना किसी के बिहेवियर को चेक करने के लिए जो है सेट ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो उनसे पूछें, और वो जो क्वेश्चन हमें मिले उन क्वेश्चन को हमने वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव डायरेक्टली भी हो सकते हैं, और उसको हमने क्वांटिटेटिव में जो है तब्दील करना है, उसे मेजरमेंट कहेंगे। विच प्रोसेस असाइन नंबर्स टू इंडिविजुअल्स, तो ये नंबर्स देना जो है ये मेजरमेंट का ही प्रोसेस है। विच वन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की वैल्यू, यानी अब हमने बच्चों से टेस्ट ले लिया, उसको हमने नंबर दे दिया, उसको हमने जो है ना ग्रेड दे दिया, और उसके बाद फिर हम डिसाइड कर रहे होंगे फाइंडिंग द वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है, पास है, फेल है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। जब हम उस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, एवेल्यूएशन कहेंगे। मेजरमेंट क्या है, एक क्वांटिटेटिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड है। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड ये कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि ये चीज़ जो है वो हर कहीं लागू है। एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका है कि जो मेजरमेंट में हम उनको जो वैल्यू होती है, जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम क्वांटिटेटिव सूरत में लेके आते हैं, और वो स्टैंडर्डाइज्ड तरीक़ाकार है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडक्ट बाय विच अ टीचर असेस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन। कि अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि फॉलोइंग इज द कंडक्ट, वो कंडक्ट से मुराद ये है कि किसी की इंटर रिलेशन या आपस में जो गुफ्तगू है, आपस में एक दूसरे के साथ जो बातचीत है या एक दूसरे के साथ जो मिलना जुलना है, बाय विच द टीचर, कि जिसके ज़रिए टीचर अपने लेवल ऑफ क्या, किस लेवल तक बच्चे ने अंडरस्टैंड किया है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी अटेंशन किधर है, ये चीज़ें जानने के जो तरीक़ेकार है तो वो क्या है, ये असेसमेंट ही है। देखिए हमने जब टीचर बच्चे के साथ बातें कर रहा होगा, बच्चे को असेस कर रहा होगा, तो उसी वक्त उसे पता चलेगा ना कि ये बच्चा जो है वो इसको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है, इसकी अटेंशन है कि नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है, तो वो इसी से पता चले। एवेल्यूएशन में तो हम फाइनल वैल्यू दे रहे होते हैं, मेजरमेंट में जैसे हम क्वांटिटेटिव उसको तब्दील कर रहे होते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव डाटा में हम ये तो उसे अगर पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि ना हम कंपैरिजन कर रहे ना कुछ, हमें नहीं पता चल रहा होता कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है। जब हम असेस कर रहे होते हैं, इससे अगली क्वालिटी में जा रहे होते हैं, तब हमें पता चल रहा होता है कि ये बच्चा जो है ना वो किस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है। टेस्ट क्या होता है, टेस्ट की तारीफ यहाँ पे भी आ गई, इज़ द कम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, के बहुत सारी स्टेटमेंट्स के कम्बिनेशन है, कैन बी अ रिटन इन
इन और इन ओरल फॉर्म, ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। एवेल्यूएट द ट्रेट ऑफ द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के जो बिहेवियर हैं, जो उनके ट्रेट्स हैं, उसको चेक करने के लिए, उसको एवेल्यूएट करने के लिए होता है। ये ऑल ऑफ दिस, तमाम जो इसकी ये बातें हैं, ये डेफिनेशन ठीक हैं कि टेस्ट को है वो एक स्टूडेंट के बिहेवियर को एवेल्यूएट करने के लिए भी यूज़ होता है। ये टेस्ट जो होता है ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और ये मुख्तलिफ जो है स्टेटमेंट का कम्बिनेशन होता है। 12 देयर इज़ नो इंटरएक्शन बिटवीन पीपल विदाउट कम्युनिकेशन, कि वो लोग, अब देखें नो इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, कम्युनिकेशन के बगैर भी कोई इंटरेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये बात ज़रूर ज़हन नशीं रख लें कि कम्युनिकेशन ये दोनों तरह की, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, वो दोनों कम्युनिकेशन में ही काउंट होती हैं, और इंटरेक्शन हमेशा जो है वो कम्युनिकेशन में ही होता है। और जब दो लोग बैठे हों, उनके आपस में कोई इंटरेक्शन ना हो रहा हो, तो इट मीन उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही। 13 टीचिंग एंड लर्निंग कुड नॉट अक्कर विदाउट, तो जो पढ़ाना है, जो याद करना है, ये भी कम्युनिकेशन के बगैर नहीं हो सकता। टीचर पढ़ाएगा, गेस्चर, पोस्चर, उसका एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें वर्बल नॉन वर्बल ये भी इन्वॉल्व होंगी, उसकी स्पीकिंग स्पीच, वो सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होंगी, तो तब जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो होगी, और कम्युनिकेशन होगी तो फिर लर्निंग होगी, फिर टीचिंग होगी। विच इज़ द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कम्युनिकेशन है? बुक, पर्पस, रिस्पॉन्स या आइडिया, कंसेप्ट। तो यहाँ पे जो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, जो वो एक आइडिया या कंसेप्ट है, कि जो किसी शख्स के अंदर एक आइडिया है या जो उसके पास कंसेप्ट है, वो उस कम्युनिकेशन है, वो एक एलिमेंट है कम्युनिकेशन का, जिसके ज़रिए वो अपनी जो है वो बात पहुंचा सकते हैं। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कितने होते हैं? वर्बल नॉन वर्बल दोनों होते हैं। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चनिंग या गेस्चरिंग। अब गेस्चरिंग नॉन वर्बल है, गेस्चरिंग जिसमें हम अपना एटीट्यूड या हम इशारों के ज़रिए, जैसे कह सकते हैं सिग्नल के ज़रिए कर रहे होते हैं। तो जो पहले एक्सप्लेन करना, जब एक्सप्लेन करना इट मीन आप उसको स्पीच लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो ये दोनों बोथ ए एंड बी जो हैं वो हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन होगा। 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कौन सी जो है जो ये स्टेज कम्युनिकेशन प्रोसेस की स्टेज नहीं है। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं कम्युनिकेशन के रिलेटेड, ये जो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज है ये उससे आ रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन चूँकि आपके सामने आ रहे हैं तो आप इनको देख लें। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनका जो है ना आपको एक छोटी सी वीडियो कम्युनिकेशन पे बना के दे दूँगा, कि कम्युनिकेशन की टाइप, कम्युनिकेशन के फिर आगे स्टेजेस और इसके एलिमेंट्स, उसके प्रिंसिपल्स, अगर इसके ऊपर एक हो जाए, ताकि आप लोगों को जो है ना इसका कम्युनिकेशन का बेसिक आइडिया आपको हो, कि अगर कहीं भी कोई MCQ आ जाता है तो आप लोग लिख सकें। लेकिन ये लैंग्वेज के रिलेटेड है, ये जो लिटरेचर के लोग हैं उनके ये ज़्यादा रिलेटेड है। 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या फीडबैक तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं या तो बाद में आप फीडबैक लेते हैं। इनकोडिंग भी कम्युनिकेशन का जो है वो स्टेज है, वो जब आप बात कर रहे होते हैं। इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने इसको पढ़ा है इनकोडिंग को। एक इनकोडिंग तो ये होती है कि जब आपके पास मुख्तलिफ़ आइडियाज़ हों, मतलब मुख्तलिफ़ आपको रिस्पॉन्स मिल रहे हों, आप मुख्तलिफ़ लोगों से रिसर्च कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनकी तरफ से आने वाले मैसेजेस को, उनकी तरफ से आने वाले फीडबैक को आप इनकोडिंग कर लेते हैं, और फिर बाद में आप उसको एट्रीब्यूट करते हैं, आप उसको डिकोड करते हैं। और इस चैनल सिलेक्शन, किस चैनल से हमारी कम्युनिकेशन होनी है, ये भी स्टेज है कम्युनिकेशन प्रोसेस की। रेसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है, ये यहाँ पे हमारे कम्युनिकेशन की स्टेज नहीं है। 18 क्वेश्चन है, व्हेन इनकोडिंग द मैसेज, जब आप मैसेज को इनकोड कर रहे थे, विच आर द फॉलोइंग मे बी ओवरलुक्ड, कौन सी चीज़ है जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे होते हैं? तो टेबल को आप उस वक्त नज़रअंदाज, लैंग्वेज, सिंबल, साइन, ये वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन टेबल को आप नज़रअंदाज करें। 19 वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ड्यूटी ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज, तो जो ड्यूटी है, जो रेसिपिएंट है आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ड्यूटी ऑफ अ रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज, ऑफ अ मैसेज। तो ये इनकोडिंग है, ये कम्युनिकेशन से ही है, आप इसको थोड़ा सा ज़हन नशीन कर लें। लेकिन मैं जल्द ही इसके ऊपर ना आपको कोई वीडियोस देता हूँ, ताकि आपके ये वाले कंसेप्ट क्लियर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा अहम नहीं है? चॉइस ऑफ वर्ड्स,
क्लैरिटी ऑफ पर्पस, गिविंग एविडेंस, इफेक्टिव लिसनिंग। तो कौन सी चीज़ इसमें जो है ना वो क्रूशियल नहीं है। अब जब आपने बात करनी है तो बात करने वाला, कम्युनिकेशन करने वाला, उसके पास वर्ड्स भी हों, उसके पास एविडेंस भी हो, उसके पास पर्पस भी हो, लेकिन जो लिसनिंग वाला है वो उसकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वो ज़रूरी नहीं, लेकिन होना तो चाहिए। लेकिन खैर यहाँ पे आया है इफेक्टिव लिसनिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमारे पास वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होती है, आर्टिकुलेशन होती है, लेकिन पेपर जो है वो वर्बल में नहीं आएगा। तो ये वाला नेक्स्ट है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल में क्या होगा, हमारा टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन राइटिंग हमारी जो होगी वो वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं आएगी। 23 क्वेश्चन है हमारे पास, एलिमेंट्स which of the following is not associated with नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है कि जिसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है, लेकिन हमारी जो है वो उसमें कन्वर्सेशन नहीं हो रही होती। तो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, सिंबल, ये सारी हमारी नॉन वर्बल हैं, और कन्वर्सेशन, गुफ्तगू जो है वो हमारी वर्बल होगी। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुजेस्ट्स इम्पेशेंस। ये बेसब्री जो है ना वो क्या चीज़ सुजेस्ट करती है, स्माइलिंग, पेसिंग अप एंड डाउन, फिंगर ड्रमिंग, स्ट्रोलिंग। तो जब कोई फिंगरिंग कर रहा हो, ड्रमिंग कर रहा हो, पेसिंग अप एंड डाउन, स्ट्रोलिंग कर रहा हो, तो कौन सी जो है ना वो इम्पेशंस। तो यहाँ पे जो बेस्ट चीज़ होनी है वो होनी है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग नॉट सुजेस्ट इम्पेशंस। अब ये इम्पेशंस, हाँ खैर यहाँ पे हम ऐसे बंदा जो फिंगरिंग कर रहा हो, ड्रमलिंग कर रहा हो, ऊपर नीचे इधर उधर हो, स्ट्रोलिंग घूम फिर रहा हो, तो उस शख्स को हम कहेंगे कि वो जो है ना, उस शख्स को हम कहेंगे कि वो स्माइल करें। 24 है, 25 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेज है। अगर हम लैंग्वेज बैरियर्स के इससे जो है ना वो नॉन वर्बल से लैंग्वेज बैरियर को जो है ना वो, तो ये भी ठीक ही है कि हम इसमें लैंग्वेज का बैरियर, जो जिस शख्स को एक को लैंग्वेज नहीं आती है, एक तो दूसरे को आती है, तो मतलब उनका जो बैरियर है जब वो ख़त्म है। मोर रिलायबल इन कंपेरिजन टू वर्बल, तो ये हम बात नहीं कर सकते। इनएक्सेसिबल टू नॉन नेटिव या एक्सेसिबल टू इनएक्सेसिबल टू नॉन नेटिव, ये वाली बात जो है ना वो ये डिसएडवांटेज होगा। इनएक्सेसिबल टू नॉन नेटिव यानी जो बंदा कहीं और से आया है और हम नॉन नेटिव है, उसको ज़बान, हमारी ज़बान एक जैसी नहीं है, तो ये उसके लिए जो है ना वो इनएक्सेसिबल, उसको तो नहीं पता होगा, तो ये एडवांटेज तो नहीं होगा, डिसएडवांटेज होगा। अच्छा जी, 26 जॉन डेवी वाज बर्न। जॉन डेवी कहाँ पे कब पैदा हुआ, 1859 में ये पैदा हुआ, और 1952 जॉन डेवी कब पैदा हुआ, 1959 और 1859 और 1952 को वो उसकी डेथ हुई। विच आर द फॉलोइंग डील्स विद द फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू वैल्यू। वैल्यू की बात होगी तो एक्सियोलॉजी होगी। अच्छा जी, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जिसके ऊपर हमने बात की थी कि हम स्टैंडर्ड देख रहे होते हैं कि कितने लोगों को कोई चीज़ आती है, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे होते। तो इंटेलिजेंस टेस्ट अलग चीज़ है, स्पीड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ पे हम अचीवमेंट टेस्ट कहेंगे क्राइटेरियन रेफरेंस। विच ऑफ द इज़ द क्वेश्चन ऑफ इवेल्यूशन इन एजुकेशन। एवेल्यूशन, विच इज़ द क्वेश्चन ऑफ एवेल्यूशन इन एजुकेशन। एजुकेशन में एवेल्यूएट करना के लिए कौन सा क्वेश्चन है। इज़ द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड, इज़ द प्रोग्राम नीडेड, इज़ द प्रोग्राम स्कोर्ड, इज़ द प्रोग्राम इफेक्टिव। तो एवेल्यूशन चूँकि एट द एंड हम बता रहे होते हैं किसी की चीज़ की कितनी वैल्यू है, तो उस वैल्यू को देखते हुए हम क्या कहेंगे कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है, वो चीज़ ये शख्स किस काबिल है, मतलब एट द एंड रिजल्ट, तो वो इफेक्टिव एट द एंड हम बात कर रहे होते हैं, तो वैल्यूएशन भी एट द एंड होती है। 30 है, इट इज़ मेजर्ड बाय द परसेंटेज ऑफ एग्जामिनी हु आंसर्ड द आइटम करेक्टली। जिससे हम इट इज़ मेजर्ड बाय द परसेंटेज ऑफ एग्जामिनी के, जो एक एग्जामिनी जो पेपर है उसकी परसेंटेज को देखना, हु आंसर्ड इट आइटम करेक्टली, तो इसको आइटम डिफ़िकल्टी कहते हैं। इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट हु अटेन हाई एंड लो। हाई और लो अटेनर को देखने के लिए हम कहते हैं आइटम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जब लो और हाई अचीव। इस तरह इफ़ द dash is negative, if the dash, then the test atom should be modified or examined or eliminated। अगर तो एटम डिस्क्रिमिनेशन इज नेगेटिव हो। अब मैंने वो क्या बात की कि हाई और लो अचीवर, मिसाल के तौर पे एक टीचर पेपर लेता है और एक स्टूडेंट जो हाई अचीवर है उसके 75 मार्क्स हैं,
और जो लो अचीवर है उसके कितने मार्क्स हैं, उसके 10 मार्क्स हैं। अब हाई और लो अचीव 75 में से 10 गया तो 65 आ गया, यानी बहुत ज़्यादा ये गैप आ गया। आर एग्जामिनेड आर एलिमिनेटेड, तो इसको जो हम एटम डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। Conceptually, it is defined as the proportion of two variance to in the total variance, two variance to the total variance, तो reliability कहते हैं proportion of true variance to the total variance। इसको यहाँ पे उस किस टर्म में देख रहा है खैर, इसका मुझे आपको कोई अंदाज़ा हो तो इसका बताइएगा, नहीं तो मैं इसको बाद में कमेंट में जो है ना वो पेस्ट कर दूँगा इसका सही आंसर। 34 है विच टेस्ट एटम शुड बी रिजेक्टेड डिवाइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटम डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया था कि एक तो एटम डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक हमारा वो एटम की जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं उनकी बात कर रहे होते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 0.3 से लेके 1 तक, ठीक है। यानी अगर 0.3 से ऊपर है 1 तक है तो वो एटम जो है ना वो एक्सेप्टेबल होगा, और बेस्ट एटम वो होगा जो 0.5 होगा। जब 0.3 से कम आ जाएगा एटम डिस्क्रिमिनेशन तो वो वाला हमारे पास जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा, रिवाइव करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं होगा। तो 0.2 होगा। विच रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट शो द परफेक्ट रिलायबिलिटी, यानी आज हमने बच्चों से एक टेस्ट लिया और कल फिर बच्चों से टेस्ट लिया, आज बच्चे के 100 नंबर आए, अगले दिन भी हमने टेस्ट लिया वही तो 100 नंबर आए, तो ये हमारी क्या आंसर होगा, ये जो हमारा परफेक्ट रिलायबिलिटी है। लेकिन परफेक्ट रिलायबिलिटी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, याद रखना, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। आज बच्चे के 90 नंबर आए हैं तो कल उसके 85 हो सकते हैं, 95 हो सकते हैं, एग्जैक्टली वो फिगर नहीं होता, तो ये भी याद रखना। वैसे रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट अगर जब कोई रिलायबिलिटी नहीं होगी तो हम उसको 0.0 पॉइंट देंगे। विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन द टेस्ट, जो बेसिक यूनिट है भाई टेस्ट एटम में वो टेस्ट एटम है, जो बेसिक यूनिट है मेजरमेंट का टेस्ट एटम है। एथिक्स, क्योंकि टेस्ट ही हम पहले लेते हैं ना। एथिक्स कैन बी, एथिक्स किस तरह डिफाइन, द स्टडी ऑफ आइडियल कंडक्ट, जो बंदे का किसी दूसरे के साथ बिहेव है, आइडियल बिहेव है तो उसे स्टडी ऑफ आइडियल कंडक्ट कहेंगे। एस्थेटिक्स या एस्थेटिक्स या एस्थेसिस, ये वाला हमने वो एक्सियोलॉजी की 2 टाइप पढ़ी थी, एथिक्स एंड एस्थेटिक। एथिक्स मोरल वैल्यूज़ को डील करता है और एस्थेटिक ब्यूटी आर्ट इसको डील करता है। तो ब्यूटी एक जो स्मॉलर टर्म है, आर्ट बड़ी टर्म है कि आर्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। द आइडियलिज्म का कंसेप्ट प्लेटो ने दिया था। प्लेटो कहता है हाउ गुडनेस इज़ एप्रीहेंडेड, हाउ गुडनेस इज कैसे, तो बाय रीज़न, यानी जो गुडनेस है उसको कैसे हम पकड़ सकते हैं, बाय रीज़न, उसको रीज़न लेकर पकड़ सकते हैं। वेयर डू द फॉर्म एग्जिट, मैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो, क्या जो है ना वो फॉर्म्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो ये ह्यूमन माइंड में जो है फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। प्लाटो जो था वो 427 BC में जो है वो उसकी जो पैदा हुआ था, और ये 347 में इसकी जो है ना वो जो बर्थ हुई थी। 347 बिफोर क्रिश्चियन, 300 और 427 बिफोर क्रिश्चियन, ये इसके 80, तो 80 ईयर्स की एज बनती है। 44 है विच रिसर्च स्टडी हैज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट सैम्पल, कौन सी स्टडी, तो ये लेबॉर्ट्री में हम जब टेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो हम सैम्पलिंग यूज़ कर रहे होते हैं तो वो सैम्पल मिनिमम होते हैं। अब जो देखिए हम एक केमिकल के ऊपर कर रहे हैं तो हम 100 दफ़ा वो केमिकल को तो हर दफ़ा हम इतना नुकसान कर रहे होंगे, तो जो लेबॉर्ट्री में जो सैम्पल उतने कम होता है। बाकी जो सर्वे कर रहे हैं वो बहुत, केस स्टडी में भी, एक्शन में भी, तो हम लोगों से कर रहे हैं तो लोग तो हम बहुत से सैम्पल ले सकते हैं। 45 है विच टीचिंग मेथड प्रमोट स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग जहाँ स्टूडेंट को ज़्यादा बाइख्तियार किया जाता है। तो लेक्चर मेथड तो पैसिव मेथड होता है, वहाँ तो टीचर बात कर रहा होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन में भी टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है, बच्चों के सामने रोल होता है बच्चों का, लेकिन बहुत कम होता है। और डिस्कशन मेथड में बच्चों ही आले गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। 46 है विच मॉडर्नाइज द रिलीजियस नॉलेज एंड ब्रिंग इट इन लाइन विद द न्यू डिमांड्स ऑफ मॉडर्न एंड टाइम्स, इनमें से कौन है जिन्होंने जो है वो रिलीजियस नॉलेज को न्यू टाइम्स के मुताबिक, अब देखें यहाँ पे अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद ख़ान थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो दीन है उसको, रिलीजियस एजुकेशन है उसको नहीं ज़्यादा उसमें लेके आए। वो तो बेसिकली जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि वो जो वेस्टर्न नॉलेज है उसको हम लोग अडॉप्ट करें और उसको हम आगे लेके चलें। तो उनका इस तरह देवबंद मूवमेंट था, तो उन्होंने जदीद तकाज़ों के मुताबिक, दुनियावी तकाज़ों के मुताबिक नॉलेज को नहीं, उन्होंने रिवाइवल ऑफ द नॉलेज तो किया, दीन के नॉलेज को, उसके नॉलेज को तजवीज़ की, लेकिन जो एक
तरक्की याफ्ता या जो उनके वेस्टर्न के नॉलेज के जो कंपटीशन में वो इस चीज़ को लेके नहीं आए। तो नदवतुल उलमा जो मौलाना शिबली नुमानी वाला था, उन्होंने जो है ना वो इसको मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक किया। द नॉलेज डेट इज़ रिलेटेड टू वैल्यू, वैल्यू से रिलेटेड कौन सा होगा, एक्सियोलॉजी होगा। शार्ट विच ऑफ द टाइप है शार्ट आंसर, शार्ट आंसर वो जिसमें हम कुछ थोड़ा सा लिखते हैं, तो ये कंप्लीशन आइटम जो है शार्ट होंगे। किकरगढ़ जो है प्रोग्रेस एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो है ना वो बानी था, और किकर 19वीं सेंचुरी का ये इसका प्रोपोंडर था। सेकंड नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, आप इसको एक बात याद रख लें कि सेकंड नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की जब बात होगी तो हम लोग जाएंगे 1970 की तरफ। भला क्यों? 1947 में नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई, 19 उसके बाद अगली पॉलिसी आ रही है 1959 में, और वहाँ पे उसको कहा गया है नेशनल एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन। तो हम उसको कॉन्फ्रेंस नहीं कहेंगे, यहाँ कह रहे हैं सेकंड कॉन्फ्रेंस। तो सेकंड कॉन्फ्रेंस में हम 19, उसके बाद जो अगली आई थी वो 1970 में आई थी, और जो शाहजहाँ खान के दौर में आई थी। तो 1970 वाली ये वाली जो है ना वो होगा यहाँ पे आंसर, ये 1959 अगर कमीशन होता तो फिर हम लिखते हैं, और 95 उसने तो गलत लिखा है, नहीं ये ऑप्शन करेक्ट होगा। द वीकेस्ट पॉइंट इन द नेशनल एजुकेशन कमीशन 19, अब देखा ना कमीशन है 59, इसका सबसे जो वीक पॉइंट कौन सा था? तो BA 3 ईयर की बात की थी, ठीक है जी। एलिमेंट्री एजुकेशन कंसेप्ट 1 से 8, ये भी ठीक है। उर्दू माइट भी कंपल्सरी सब्जेक्ट फ्रॉम 6th क्लास टू ग्रेड, चलो माना जी, ये भी ठीक है। स्ट्रेस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देन क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया। तो इसका वीकेस्ट पॉइंट था जो उन्होंने नहीं बात की, ठीक है। क्वालिटी के ऊपर फोकस करें, क्वांटिटी के ऊपर फोकस न करें, इसके ऊपर बात नहीं की। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन, सबसे ज़्यादा जो किस चीज़ पर फोकस किया गया, तो उसमें वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एजुकेशन जो है उसके ऊपर फोकस किया गया। 53 क्वेश्चन है, विच एजुकेशन पॉलिसी इज कंसिडर्ड एज द डॉक्यूमेंट विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, कौन सी ऐसी एजुकेशन पॉलिसी है जो सिर्फ डॉक्यूमेंट में ही थी और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका? तो वो 1970 की थी, जिसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि ये वाली जो बनी थी एजुकेशन पॉलिसी, ये बनी थी शाहजहाँ खान के दौर में, और वो दिन तो फसाद वाले थे। और जैसे 1971 में हमारा जो है एक हिस्सा पाकिस्तान का जो है वो 2 लाख हो गया, तो ये वाला जो है 1970 के पॉलिसी जस्ट डॉक्यूमेंट्स में थी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। फ्री एजुकेशन फ्राम ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 8 तक, ये किस एजुकेशन पॉलिसी में? तो 1972 की एजुकेशन पॉलिसी जो थी किसने दी थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी थी। उसमें अक्टूबर 1 1973 को उन्होंने कहा कि पहली से 8वीं तक जो तालीम को फ्री किया जाए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन करिकुलम ब्यूरो, ये नेशनल करिकुलम ब्यूरो जो है ये कब इसमें वाज रिकमेंड, किस एजुकेशन पॉलिसी में? नेशनल, देखो नेशनल अगर तो वो था हमारा टेक्स्ट बुक, तो 1962 में एस्टेब्लिश हुआ था, और नेशनल करिकुलम ब्यूरो जो है वो 1972 की पॉलिसी में ये रिकमेंड किया गया था। अंडर ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी वुड बी एस्टेब्लिश इन कायदे आज़म, ये भी बात की। देखिए जो कायदे आज़म बुला है ना यूनिवर्सिटी, उसमें ये एटॉमिक का डिपार्टमेंट जो है, यानी फिजिक्स बहुत कहते हैं ना सिग्निफिकेंस है वहाँ पे, तो एटॉमिक साइंस का टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किया गया। और ये आई थिंक जो बात की जा रही है ये हो सकता है 72 में इसको रिकमेंड किया गया हो। 57 है, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज नॉट रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन, कौन से जो है ना वो नहीं। अब पीपल ओपन यूनिवर्सिटी, ये वाली बात 1972 की पॉलिसी में की गई थी, या जो 1974 में ओपन यूनिवर्सिटी कायम भी की गई। इसी तरह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ये जिसे जो आज HEC है, ये भी 1972 में इसको दिया गया। नेशनल बुक फाउंडेशन भी, और इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, इस तरह के ये वाला 1959 की पॉलिसी में था। ये जो बोर्ड हैं जो हमारे इंटरमीडिएट बोर्ड वगैरह, ये 1959 में था, 1959 में था। 58 है, द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वाज रिकमेंडेड एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 1998 में प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, जो बच्चों को प्रोजेक्ट दे के पढ़ाना है, टारगेट्स यानी कि कोई ना कोई काम परफॉर्म करवा के जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस करवा के पढ़ाना है, 1998 की पॉलिसी में दिया गया था, जो नवाज शरीफ ने दी थी। 59 द लिटरेसी एक्ट वाज प्रोमुलगेटेड, कब लिटरेसी एक्ट को कब ख़त्म किया? अंडर नेशनल एजुकेशन कमीशन 1998 में लिटरेसी एक्ट को ख़त्म कर दिया गया था। द पास्ट वाज सपोर्टेड इन द फिलासफी ऑफ एजुकेशन, पास्ट वाज सपोर्टेड इन द फिलासफी ऑफ एजुकेशन। तो पास्ट की बात, पिछली बात कौन करते हैं? पैनलिज्म का तो आपको पता है। अब बाकी कम्बिनेशन देखते हैं, प्रोग्रेसिविज्म है तो बिल्कुल खिलाफ, एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले जदीद, प्रेगमेटिज्म वाले जदीद, तो एसेंशियलिज्म वाले ट्रेडिशन की बात करते हैं, दोनों आपस में मिल गए। 61 है, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर वाज सपोर्टेड इन द फिलासफी,
अब की बात और फ्यूचर की बात कौन करता है? प्रोग्रेसिविज्म वाले करते हैं। नीचे सेकंड में पैरेललिज्म गलत हो गया। एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले करते हैं लेकिन बिहेवियरिज्म वाले नहीं करते, और वो भी प्रैग्मेटिज्म वाले करते हैं, लेकिन रियलिज्म वाले उसको रियल उस वक्त की बात उसको करते हैं, फ्यूचर की बात को कम देखते हैं। तो ये ज़्यादा सबसे एडवांस आंसर जो है प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाला है। ट्रुथ एंड वैल्यूज आर, ट्रुथ और वैल्यू आर परमानेंट, परमानेंट की बात कौन करते हैं? पैरेललिज्म वाले करते हैं। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर बेस्ड इन करिकुलम, थ्योरेटिकल पैरेललिज्म वाले बात करते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन और प्रॉब्लम जो है वो करिकुलम में शामिल किए जाएँ, वो पैरेललिज्म वाले बात करते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस इमेजिनरी एंड थ्योरेटिकल मैटर, ये भी पैरेललिज्म वाले। ये थ्योरेटिकल की बात जो होगी कि थ्योरेटिकल और प्रॉब्लम्स जो है इनको करिकुलम में शामिल किए, जो हमारे मसाइल हैं उनको करिकुलम में शामिल किए जाएँ, ये वाली बात कर रहे हैं, हमारे पैरेललिज्म वाले कर रहे हैं। टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटेलेक्ट एंड आर्गूमेंटेशन इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ, तो बच्चों के अंदर, ये हमने जो फिलासफी पढ़ी उसमें ये कहता है बच्चों के अंदर जो है ना उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करो, उनके आर्गूमेंटेशन डेवलपमेंट करो, तो ये पैरेललिज्म वाले करते हैं। करिकुलम लिबरल आर्ट्स की बात भी पैरेललिज्म वाले करते हैं। ये दो चार बातें आप यहीं पे भी वैसे याद कर लें कि लिबरल आर्ट्स की बात कौन करते हैं? पैरेललिज्म वाले। इंटेलेक्चुअल जो है बच्चे की एबिलिटी को बढ़ाने की बात कौन करते हैं? पैरेललिज्म वाले। इसके अलावा जो कहते हैं करिकुलम में रियल थ्योरेटिकल और रियल लाइफ जो इश्यूज़ हैं उनको शामिल करना, वो कौन करते हैं? पैरेललिज्म वाले। इमाम गज़ाली 1050 में पैदा हुए थे। इब्न खल्दून को जो है ना वो डिस्कशन मेथड जो इब्न खल्दून ने दिया था। इब्न खल्दून इसके अलावा जो मादरी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़ोर देते थे। प्ले एंड एंटरटेनमेंट इज़ इन टीचिंग, बच्चों के अंदर प्ले और एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, ये किन बात करता है? मुसलमान साइंटिस्ट में तो ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते थे। थ्योरी ऑफ वहदतुल वजूद, वहदतुल वजूद इब्न अराबी ने दी थी। इब्न वहदतुल वजूद की थ्योरी किसने दी? इब्नुल अराबी ने वहदतुल वजूद की थ्योरी दी थी। वो वहदतुल शहूद किसने दी? मुजद्दिद अली सानी ने। वहदतुल वजूद इब्न अराबी और वहदतुल शहूद मुजद्दिद अली सानी, इसको याद कर लें। और मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1886 में हुई थी। हु स्ट्रेस्ड दैट द हायर एजुकेशन शुड बी इन इंग्लिश, तो सैयद अहमद खान थे। अंजुमन पाकिस्तान प्रोविंशियल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, अंजुमन पंजाब प्रोविंशियल एजुकेशन 1911 में, अंजुमन पंजाब एजुकेशन जो कमीशन है वो 1911 में एस्टेब्लिश हुआ था। अंजुमन 1911 अंजुमन पंजाब प्रोविंशियल एजुकेशन। क्लासिकल बुक इमाइल किसने लिखी थी? रोसो ने लिखी थी, जो कि किसका बानी था? नेचुरलिज्म का। 75 क्वेश्चन है। द कैरेक्टर ऑफ सूफी वाज प्रेजेंटेड इन इमाइल, द कैरेक्टर रिफ्लेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ वुमन एजुकेशन, सूफी का जो वर्ड उसमें यूज़ हुआ है इमाइल में, जो रोसो ने बुक लिखी है, जो कि नेचुरलिज्म का बानी है रोसो, और उस बुक में जो सूफी है वो क्या बताता है? वो वुमन एजुकेशन की बात करते हैं। हु वाज अगेंस्ट द बुक एंड द टीचर, वो टीचर नेचुरलिज्म वाले, ये रोसो जो है ना ये बुक और टीचर के अगेंस्ट थे, बच्चे खुद। ऑब्जर्व द नेचर, ये रोसो कहते हैं। द टाइप ऑफ रिसर्च बाय पर्पस, तो रिसर्च बाय पर्पस बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, और उसके अलावा बेसिक, एक्शन और अप्लाइड रिसर्च, R&D रिसर्च, रिसर्च और एवेल्यूशन रिसर्च, ये 5 टाइप्स होते हैं। तो 3 यहाँ पे दिए, तो ऑल ऑफ दीज होगा। रिसर्च बाय मेथड होती है जिसमें हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो तीनों हैं ऑल ऑफ दीज। एजुकेशनल लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, लीडरशिप वही होती है जो अपना इन्फ्लुएंस कर सकती है, जिसका इन्फ्लुएंस नहीं वो लीडरशिप नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 81 है। अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1999 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज बैंड ऑन, तो 1991 के एक्ट के तहत जो 14 साल से बच्चे कम होंगे वो नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट, जॉब नहीं ले सकते। आर्टिफिशियल सिल्क, सिल्क किसे कहते हैं? ये जो रेशम है, तो ये इसको क्या कहते हैं? इसको रायोन भी कहते हैं। जो आर्टिफिशियल जो सिल्क होता है, जो रेशम है, इसको रायोन भी कहते हैं। पाकिस्तान ने 1958 में ग्वादर जो है ना परचेज़ किया था $30,000 में, और ये किससे? ओमान से परचेज़ किया था। Which of the following creature has a carapace and have neem known to live to 100 years old? अफ्रीकन स्पोर्ट टार्टवाइज, ये जो यानी कि अफ्रीकन स्पोर्ट टार्टवाइज 100 साल तक जी सकते हैं। विच डैम वाज बिल्ट, पहला डैम जो पाकिस्तान में था वो वासिक डैम था। और विच सिम्टम इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी जो हमारा, इससे हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होती हैं अगर ना हो तो। 49 पैरेलल कनाडा और USA के दरमियान है। एंटोमोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ एंटीमोलॉजी, एक तो होता है एटमोलॉजी वो वर्ड्स का होता है, और एंटोमोलॉजी इंसेक्ट का होता है, EN।
हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेनेट, सेनेट का हबीबुल्ला खान पहले चेयरमैन थे, और आजकल चेयरमैन कौन है, सादिक संजरानी। स्कॉटलैंड यार्ड इंग्लैंड की पुलिस को कहा जाता है। चूज द वर्ड दैट हैज़ नियरली सिमिलर इन मीनिंग एज द वर्ड इनफेलिबल, तो वो चूज द वर्ड दैट हैज सिमिलर मीनिंग इन द वर्ड इनफेलिबल, वो इनफॉलिबल का मतलब अथेंटिक, वो सिमिलर मीनिंग अथेंटिक होगा। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर विच ये वीडियोग्राफिक अरे कहते हैं। सिनोनिम ऑफ सबलाइम, सबलाइम यानी एंड बिल्कुल कम, तो ये लो को कहते हैं। और कहते हैं पिज़्ज़ा को जो है ना वो 12 स्लाइसेस हैं, बड़ा पिज़्ज़ा लिया होगा भाई उन्होंने, और 4 स्लाइसेस आ बेटा, अगर 4 स्लाइस खा गया तो पीछे कितना, तीसरा हिस्सा खा लिया तो 2/3 जो है वो बच गया। सिंप्लीफाई 18,800 बटा 470 बटा 220, तो 18,800 बटा 470 कर लेंगे, ज़रब कर लेंगे, 20 ऊपर चला जाएगा, बटा 1 हो जाएगा, थोड़ा तकसीम कट उट करके जवाब निकाल लीजिएगा। उर्फत गैदरिंग, जो उर्फ़ा में हम जो गैदरिंग करते हैं कब होते हैं, 9 ज़िलहज को हम उर्फ़ा में गैदरिंग करते हैं। ये शेर है जी, मस्त रखो इसे ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाही से, इसे पुख्ता कर दो मिजाज खानकाही में इसे। तो ये तो पहली बात तो ये पता चल रहा है कि अल्लामा इकबाल का शेर है, और फिर अल्लामा इकबाल की किस है ये अरमगान हिजाज, तो ये तो हमारी सोई हुई किस्मत कि अगर ऐसा कोई शेर आ जाए और फिर कहा जाए कहाँ से आया है, तो वही बात है, फिर PPSC के नंबर ना देने वाली बात ही हुई। नाक का बाल होना, और नाक का बाल होना मतलब मैं तेरे से जुदा ही नहीं हो सकता, तो ये होता है अजीज़ होना, तो मुझे बहुत अजीज़ है, तो मेरे नाक का बाल है। वैसे कहिएगा किसी को नहीं, अगले बंदे गुस्सा कर जाए ना कि नाक की बात कर रहा है, मुझे तो नाक में डाल रहा है, तो बरल जो अजीज़ों से नाक का बाल कहते हैं। भैंस के आगे बीन बजाना ये एक मुहावरा है। और मिर्ज़ा अदीब की मिर्ज़ा अदीब की खुद नोच सुनाने का क्या नाम है, मिट्टी का दिया, जो मिर्ज़ा अदीब ने अपने बारे में क्या कहा था, अपनी जो बारे में बात की थी, तो मिट्टी, मिर्ज़ा अदीब, मिर्ज़ा मीम से निकला तो मिट्टी का दिया भी मीम से निकला, ये इसकी खुद नोश है। थोड़ा सा कोई टैक्टिक यूज़ कर लेते हैं कि हम इसको याद कैसे करेंगे। 100 क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ क्वेश्चन में डाउट भी रहा होगा क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, और मैंने गुजारने की कोशिश नहीं की, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और कोई मसला हो तो पूछ लीजिए, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अपनी ख़ुसूसी दुआ में याद रखिएगा ज़ीशान उमर को। जज़ाकल्लाह।